यूनिट नंबर 9 नहर नियमन कार्य कैनाल रेगुलेशन वर्क। नहर नियमन कार्य जिसे रेगुलेटरी वर्क कहते हैं, सिंचाई नहर के प्रवाह, निस्सरण, पूर्ण सप्लाई तल, वेग, जल निकास, सिल्टिंग, संचालन इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इस पर जो पक्के निर्माण किए जाते हैं उन्हें नहर नियमन कार्य या नहर नियमन निर्माण कहते हैं। अर्थात नहर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके सिरे पे वो कहलाता है तुम्हारा आपका नहर नियमन कार्य। इसके बाद है नहर प्रपात या कैनाल फॉल जिसे कहते हैं। सबसे पहला इसमें है कार्य जो हम करते हैं कैनाल फॉल। परिभाषा देख लेते हैं क्या है इसका। जब नहर के जल तल को अकस्मात नीचे गिरा दिया जाता है तो इसे प्रपात या झाल कहते हैं। प्रपात के लिए पक्का निर्माण किया जाता है। प्रपात की स्थिति उस क्षेत्र की जहाँ से नहर गुजरती है स्थलाकृति पर निर्भर करती है। तो इसकी आवश्यकता क्या होती है? पानी का गुरुत्वीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नहर की तली को उतरती हुई एक निर्धारित अनुलंब ढाल दी जाती है। जब क्षेत्र की भूमि की प्राकृतिक ढाल नहर की ढाल से अधिक हो जाती है तो नहर तल कुछ दूरी के बाद भूमि से बहुत ऊपर आ जाता है, जिससे नहर का पूर्ण खंड भराव में चला जाता है। यह स्थिति नहर की सुरक्षा दृष्टि से उचित नहीं है और ऐसा खंड मितव्ययी भी नहीं होता है। तब नहर तल को एकदम नीचे गिराकर पुनः भूमि तल के निकट लाया जाता है। नहर की पूर्ण लंबाई में प्रायः कुछ दूर चलने पर नहर की स्थलाकृति के अनुसार यह स्थिति आती रहती है, क्योंकि नहर की ढाल क्षेत्र की प्राकृतिक ढाल से बहुत कम रखी जाती है। फिगर में हम देख सकते हैं इस तरह की समस्या प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक आती है, जहाँ पर जो नहर का अनुलंब ढाल है वो नेचुरल स्लोप से अधिक हो जाता है कभी कभी। तो इस अवस्था में हमें कैनाल फॉल की ज़रूरत पड़ती है उसकी अतिरिक्त ऊर्जा का ह्रास करने के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रपात जो हमें बनाना है उसके लिए उपयुक्त स्थल कौन कौन से हो सकते हैं या किस तरह के स्थल का हम चुनाव करेंगे जहाँ पे हमें फॉल बनाना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो सकते हैं? पहला है जब नहर का पूर्ण सप्लाई तल जिसे FSL कहते हैं क्षेत्र के भूमि तल से बहुत ऊपर आ जाए और नहर खंड पूर्णतः भराव के स्थिति में चला जाए तो प्रपात बनाना आवश्यक हो जाता है। अर्थात जिस नहर को हम ले जा रहे हैं अगर अचानक से उसकी ढाल बहुत तीखी हो जाए, ढाल अधिक हो जाए, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि फीलिंग करनी पड़ती है। मिट्टी ला के हमें क्या करना पड़ेगा? फीलिंग करना पड़ेगा, लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस अवस्था से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? वहाँ पर फॉल का निर्माण करते हैं जिसे हम कैनाल फॉल कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा है प्रपात की स्थिति निर्धारित करते समय यह देखना चाहिए कि प्रपात से लगभग आधा किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने पर पूर्ण सप्लाई तल पुनः भूमि तल से ऊपर आ जाए, ताकि इसमें आगे के क्षेत्र में नहर से प्रवाह सिंचाई हो सके। तो ये दूसरा कंडीशन है आपका। तीसरा कंडीशन क्या है आपका? जब प्रपात के आसपास
कि क्षेत्र की सिंचाई के लिए मोगा देना हो तो यह प्रपात के लिए अपस्ट्रीम में, जहां नहर का पूर्ण सप्लाई तल भूमि से पर्याप्त ऊपर होता है, लगाना चाहिए। नंबर 4, प्रपात की गहराई निर्धारित करते समय मिट्टी कार्य पर ध्यान रखना चाहिए। प्रपात के अपस्ट्रीम में मिट्टी भराई तथा डाउन स्ट्रीम में मिट्टी कटाई का आयतन लगभग समान रखना चाहिए। अर्थात जितनी मिट्टी हम निकाल रहे हैं उतनी मिट्टी हम फीलिंग में यूज करेंगे। अब हम नहरों के प्रपात के प्रकार को देख लेते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ओजी प्रपात, औगी फाल कहते हैं इसे। यह प्रपात सर्वप्रथम गंगा नहर पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ऊंचाई से गिरते पानी को प्रति प्रवाह से अनुप्रवाह की ओर, यानी कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की ओर सरल संक्रमण प्रदान करना था तथा जल का संघट्ट रोकना था। इसलिए प्रपात का निर्माण गिरते नेप की भांति किया गया। फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सरल संक्रमण दिया गया है जल के प्रवाह के लिए, प्रतिप्रवाह से अनुप्रवाह की ओर, प्रतिप्रवाह से अनुप्रवाह की ओर। छिप्रक या ग्लेसी, रैपिड और ग्लेसिस फॉल। पानी का तल गिरने के लिए ओजी प्रपात के अगले चरण में छिप्रक या ग्लेसी का निर्माण किया गया। यह प्रपात पश्चिमी यमुना नहर पर बनाए गए थे। इस प्रपात में नहर की तली को ढालू बनाया जाता है। यह ढाल एक 1:10 से 1:20 तक रखी जाती है। नहर की तली तथा साइडों की सुरक्षा के लिए इन पर पत्थर की पिचिंग की जाती है। छिप्रक लंबाई में पर्याप्त स्थान घेरता है तथा निर्माण व्यय अधिक आता है। अगला प्रपात का टाइप है सीढ़ी नुमा प्रपात, स्टेप फॉल जिसे कहते हैं। यह प्रपात अनेक छोटे छोटे खंडों में सीढ़ी के कदमचों, स्टेप्स की भांति बनाया जाता है। यह छिप्रक से कम स्थान घेरता है, परंतु अतिरिक्त गतिज ऊर्जा का ह्रास नहीं हो पाता। फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ी नुमा जो फाल बनाया गया है, पिचिंग की गई है स्टोन की। अगला है उद्ग्र प्रपात, वर्टिकल फॉल। इस प्रपात में नहर की चौड़ाई की दिशा में चिनाई अथवा कंक्रीट की एक दीवार बनाई जाती है, जिसकी शिखर चैनल के अपस्ट्रीम, इसे प्रतिप्रवाह कहते हैं, आधार तल पर रखी जाती है। इस दीवार की अनुप्रवाह वाली फलक कुछ ढालू रखी जाती है। प्रपात के डाउनस्ट्रीम में दीवार के आगे एक कुंडिका या हौज बनाया जाता है। जब प्रपात का पानी इस कुंडिका में पानी में गिरता है तो इसकी अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट हो जाती है और संघट्ट का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये था आपका उद्ग्र प्रपात। अगला है खांचा प्रपात, नॉच फॉल जिसे कहते हैं। समलंबी खांचा प्रपात का निर्माण 1894 में श्री रीड ने किया था। इस प्रपात में चैनल के आर पार एक कम ऊंची दीवार बनाई जाती है, जिसमें एक या एक से अधिक आयताकार अथवा समलंबाकार खांचे रखे जाते हैं। खांचे की तली चैनल के तल पर रखी जाती है। इस प्रपात का प्रयोग चैनल का निस्सरण
मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं इसमें नॉच टाइप का फाल बनाया गया है, यहाँ पे खांचे बनाए गए हैं। ये आपका नॉच वायर हो गया। अगला है सिलेंडर या कूप प्रपात। जब चैनल का निस्सरण कम तथा प्रपात की गहराई अधिक हो तो सिलेंडर या कूप प्रपात का निर्माण किया जाता है। इसमें पानी उचित शिखर के ऊपर से होकर एक कुएं में गिरता है। कुएं की तली में एक क्षैतिज पाइप से पानी चैनल के अनुप्रवाह में चला जाता है। अगला है शारदा प्रपात। शारदा टाइप फॉल यह एक उत्थित शिखर वाला प्रपात है जिसका निर्माण सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में शारदा नहर परियोजना पर किया गया था। अतः इसे शारदा प्रपात कहते हैं। शारदा नहर जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहाँ की भूमि पर चिकनी मिट्टी व रेत के मिश्रण की एक पतली परत के नीचे काफ़ी गहराई तक बालू की मोटी तह है। फिगर शारदा प्रपात का देख सकते हैं आप। यहाँ भी एक क्या बनाई गई है, कुंडिका बनाई गई है, उसके आगे क्या की गई, पिचिंग की गई है। पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। फ्ल्यूम प्रपात। इस प्रपात में नहर की सामान्य चौड़ाई को सकरा कर दिया जाता है, अतः क्रेस्ट दीवार की लंबाई चैनल की चौड़ाई से कम रखी जाती है। चैनल को संकुचित करने तथा पुनः सामान्य खंड में लाने के लिए प्रपात के अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में वक्रदार पक्ष भित्ति बनाई जाती है। इसके बाद है मीटरी व अमीटरी प्रपात। जिन प्रपातों पर नहर का निस्सरण मापा जा सकता है मीटरी प्रपात कहते हैं और अन्य अमीटरी प्रपात की श्रेणी में आते हैं। अगला है प्रपातों के डाउन स्ट्रीम में ऊर्जा का ह्रास। तो ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है इसको देख लेते हैं।
प्रपातों में डाउनस्ट्रीम में ऊर्जा का ह्रास। प्रपातों में पानी जब ऊंचे तल से निचले तल पर गिरता है तो स्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इससे प्रपात के अनुप्रवाह में पानी का वेग अत्यधिक हो जाता है। पानी की अतिरिक्त ऊर्जा के ह्रास के लिए तथा पानी के प्रक्षोभ को कम करने के लिए प्रपातों के डाउनस्ट्रीम में कुछ युक्तियों को अपनाया जाता है जिन्हें ऊर्जा क्षयक कहते हैं। इसके पश्चात है जल गति, वाटर क्यूजन। प्रपातों के अनुप्रवाह में एक छोटा जलकुंड बनाया जाता है, इसे सिस्टर्न कहते हैं। सिस्टर्न का तल अनुप्रवाह में नहर के तल से कुछ नीचे रखा जाता है। इसमें पानी भरा रहता है जो जल कुशन का कार्य करता है। प्रपात के शिखर से जब पानी कुंड के शांत जल में गिरता है तो प्रवाह की ऊर्जा का ह्रास होता है। गतिरोधक दीवार, बैफेल वाल। प्रपात के अनुप्रवाह में चैनल की चौड़ाई में सिस्टर्न के डाउनस्ट्रीम सिरे पर एक कम ऊंचाई की रोक दीवार बनाई जाती है। इससे सिस्टर्न में दीवार की ऊंचाई तक पानी भर जाता है तो जल कुशन का कार्य करता है। बीफ वाल, सिस्टर्न के डाउनस्ट्रीम सिरे पर बनाई गई दीवार का ऊपरी भाग सिस्टर्न की ओर बढ़ाकर बनाया जाता है, इसे बीफ वाल कहते हैं। अगला है विक्षेपक। यह भी एक कम ऊंचाई की बाधा होती है जो पानी के प्रवाह को विपरीत दिशा में पलट देती है। इससे पानी की गति कम हो जाती है। घनाकार घर्षण ब्लॉक, फ्रिक्शन ब्लॉक जिसे कहते हैं। पानी की तेज गति को काटने के लिए यह ब्लॉक प्रपातों के अनुप्रवाह में सिस्टर्न के बाद लगाए जाते हैं। आयताकार फलक में के यह ब्लॉक सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। यह ब्लॉक पानी की गहराई के चौड़ाई भाग के बराबर आधार फर्श से ऊपर निकले रहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट का ब्लॉक लगाया गया है। अगला है दांतेदार सील। पानी की गति को कम करने के लिए बाधा के रूप में इस प्रकार की सील सिस्टर्न के अंत पर बनाई जाती है। सील में दांतों की भांति उभार बनाए जाते हैं जो पानी की गति की तेज धारा को काटते हैं और दिशा पलट देती है। फर्शों का पिचिंग। ईंटों की यह पिचिंग प्रपात के अनुप्रवाह में चैनल की साइडों पर की जाती है। ईंटों को एकांतर पद्धति से खड़ी तथा चपटी आधार के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद है शारदा प्रपात का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ शारदा फॉल। क्रिस्ट दीवार की सबसे पहले हम अभिकल्पन करेंगे। इसमें पहला होगा आपका लंबाई। शारदा प्रपात में प्लूमिंग नहीं की जाती है। क्रिस्ट दीवार की लंबाई नहर तल की चौड़ाई के बराबर रखी जाती है, अर्थात क्रिस्ट दीवार का आकार पहला होगा समलंबी शिखर, दूसरा होगा आयताकार शिखर। तीसरा है क्रिस्ट दीवार की चौड़ाई। इसको दो भागों में हम करते हैं, पहला आयताकार क्रिस्ट, दूसरा है समलंबी क्रिस्ट। दोनों के लिए देखते हैं। शीर्ष पर चौड़ाई भी कितनी होगी? आयताकार क्रिस्ट के लिए 0.55 रूट डी और समलंबाकार क्रिस्ट के लिए 0.55 अंडर रूट एच प्लस स्मॉल डी। साइडों की ढाल ऊर्ध्वाधर फलक रखी जाती है और समलंबी में अप स्ट्रीम की ओर ढाल रखी जाती है 1/3 और डाउन स्ट्रीम की ओर 1/8। आधार की चौड़ाई B1 आयताकार क्रिस्ट के लिए H प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल जी और समलंबी के लिए ढाल के अनुसार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर स्मॉल डी क्या है आपका क्रिस्ट की डाउन स्ट्रीम तल से गहराई और कैपिटल H है क्रिस्ट पर अप स्ट्रीम में
पानी की गहराई। कैपिटल जी है क्रिस्ट दीवार के मटेरियल का अपेक्षिक घनत्व। इसके बाद देखेंगे निसरण डिस्चार्ज। अगर आयताकार क्रिस्ट के लिए है तो आयताकार क्रिस्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू 0.415 अंडर रूट 2G इंटू L h⁻3/2 h/p के होल टू द पावर 1/6। अगर समलंबाकार क्रिस्ट है तो समलंबाकार क्रिस्ट के लिए कैपिटल Q का मान हो जाएगा 0.45 अंडर रूट 2G इंटू कैपिटल L h⁻3/2 h/b होल टू दी पावर 1/6, जहाँ पर L क्या है क्रिस्ट की लंबाई, B है क्रिस्ट की चौड़ाई। इसके बाद पॉइंट है क्रिस्ट तल। क्रिस्ट तल का RL इक्वल टू अप स्ट्रीम और अपस्ट्रीम FSL माइनस H। हर खंड के लिए अपस्ट्रीम आधार से क्रिस्ट की ऊंचाई स्मॉल h इक्वल टू D इंटू H, D माइनस H। कुंड का विकल्पन। पहला है कुंड की लंबाई L इक्वल टू E ब्रैकेट में EHL होल टू द पावर 1/2। कुंड की गहराई हो जाएगी आपकी 1/4 ब्रैकेट में EHL होल टू द पावर 3/2। यहाँ पर E क्या है आपका उपगमन शीर्ष, HL क्या है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जल तलों का अंतर, दोनों के तलों में अंतर। अब देखते हैं अपारगम फर्श का विकल्पन कैसे करेंगे। मृदा की जलीय दाब ढाल 1:5 या 1:8 ली जा सकती है। इसके लिए फर्श की कुल लंबाई कितनी लेंगे, L इक्वल टू 5D से 8D तक, जहाँ D क्या है आपका रिसन हेड है। डाउन स्ट्रीम में फर्श की लंबाई LD इक्वल टू 2 ब्रैकेट में D प्लस 1.2 प्लस HL, जहाँ पे D क्या आपका पानी की अपस्ट्रीम में गहराई। अपस्ट्रीम में फर्श की लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई में डाउन स्ट्रीम की लंबाई घटाकर शेष लंबाई अपस्ट्रीम पर रखी जाती है। D पॉइंट है आपका प्रति प्रवाह पर सुरक्षात्मक कार्य। पहला इसमें पक्षभित्ति। नहर के अपस्ट्रीम खंड की सुरक्षा के लिए दोनों साइडों पर वक्राकार पक्षभित्ति बनाई जाती है। पक्षभित्ति की त्रिज्या 5H से 6H रखी जाती है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और छोटे नहरों के मिट्टी के बांध में 1 मीटर भीतर दबी रहती है। पक्षभित्ति को अपस्ट्रीम के पारगम्य फर्श तक ले जाया जाता है। अपस्ट्रीम फर्श। क्रिस्ट दीवार के अपस्ट्रीम में फर्श को 2 से 4 मीटर तक पक्का बनाकर इसे क्रिस्ट की ओर 1:10 की ढाल दी जाती है। इसके बाद है फ्लूम या अवनालिका। फ्लूम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब नहर के सामान्य खंड को कुछ लंबाई में संकरा कर दिया जाता है तो इसे फ्लूम कहते हैं। फ्लूमिंग करने के लिए नहर के इस भाग को पक्का बनाया जाता है। फ्लूमिंग करने के निम्न लाभ हैं। पहला, नहर का निसरण ज्ञात किया जाता है। दूसरा है जलीय संरचनाओं जैसे जल सेतु, प्रपात, रेगुलेटर पर नहर की फ्लूमिंग करके इसकी निर्माण लागत काफ़ी कम की जाती है। घटक। फ्लूम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला अभिसारी भाग, दूसरा है कंठ, तीसरा है अपसारी भाग। फ्लूम के 2 प्रकार होते हैं, पेंचुरी फ्लूम और अप्रगामी फ्लूम। देख लेते हैं इसको। पेंचुरी फ्लूम, इसे मीटर फ्लूम भी कहते हैं। यह नहर का निसरण मापने के लिए बनाया जाता है और
द्रव इंजीनियरिंग के प्रमुख वेंचुरी मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंठ पर नहर के सकरा हो जाने पर पानी की गति बढ़ जाती है तथा पानी की गहराई कम हो जाती है। पानी की गहराई को नापने के लिए कंठ के थोड़ा पहले तथा कंठ पर एक शांत कुंड बना होता है, जिसको तली छिद्र नहर से जोड़ दिया जाता है। इन कुंडों में गेज लगी रहती है। गेजों को पढ़कर दोनों कुंडों के पानी का तलांतर ज्ञात कर लिया जाता है और निम्न सूत्र से नहर का मिश्रण ज्ञात कर लिया जाता है। फार्मूला है आपका Q = CD इंटू A1 A2 डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर माइनस √A2 का स्क्वायर। ये दोनों अंडर रूट में ही होगा। A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में इंटू √2GH। यहाँ पर Q मिश्रण है आपका क्यूमिक में, CD मिश्रण स्थिरांक जो 0.95 से 1 तक लिया जाता है। A1 कंठ से पूर्व चैनल का सामान्य क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, A2 कंठ पर चैनल का संकुचित क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, h है दोनों कुंडों में तलांतर मीटर में। फिगर आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है अप्रगामी तरंग या फ्लूम। यह वेंचुरी फ्लूम की भांति बनाया जाता है। इसमें कंठ तल को हम्प देकर कुछ ऊपर उठा लिया जाता है और अपसारी संकरण में चैनल की तली को उचित ढाल देकर सामान्य तल से मिला दिया जाता है। इस फ्लूम के अनुप्रवाह में ढालू फर्श पर अप्रगामी तरंग बनाई जाती है। यह वेंचुरी मापी फ्लूम से उत्तम है। इसका मिश्रण निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यह 1.8 CD फार्मूला है डिस्चार्ज का 1.7 CD B इंटू H⁵2। यहाँ पर B आपका है कंठ की चौड़ाई, कैपिटल H है क्रिस्ट पर पानी की गहराई। इसके बाद है रेगुलेटर, नियामक भी कहते हैं इसको। आवश्यकता: नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखने के लिए तथा शाखा नहरों में पानी का उचित बंटवारा करने के लिए इनके शीर्ष पर जो फाटक युक्त आड़ी दीवार व जली संरचना बनाई जाती है, उसे नियामक या रेगुलेटर कहते हैं। प्रत्येक नहर तथा शाखा नहरों के उद्गम बिंदु पर रेगुलेटर का निर्माण आवश्यक है। रेगुलेटर मुख्यतः निम्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 1, नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखने के लिए। नंबर 2, नहर से निकलने वाली शाखाओं के लिए जल की निश्चित सप्लाई बनाए रखने तथा आवश्यक होने पर सप्लाई पूर्णतः बंद करने के लिए। तीसरा, नहर तथा शाखा नहरों में सील्ड प्रवेश पर नियंत्रण रखने के लिए। पानी की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए नहर के पाट में एक अथवा अधिक द्वार बनाया जाता है, इस पर लोहे के फाटक लगाए जाते हैं। इन द्वारों को बनाने के लिए नहर की क्रेस्ट पर चिनाई के प्रस्तंभ खड़े किए जाते हैं। फाटकों को आवश्यकता अनुसार ऊपर उठाकर पानी के प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है। जली संरचनाओं की लागत घटाने के लिए रेगुलेटर के साथ प्रपातों को भी जोड़ दिया जाता है और प्रस्तंभों के साथ प्रपात भी जोड़ दिया जाता है। और
और स्तंभों को पर्याप्त ऊंचा उठाकर उस पर सड़क, पुल अथवा रेल पुल का निर्माण किया जाता है। रेगुलेटरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलेटर। सभी प्रकार के रेगुलेटरों का प्रकार एक ही है, नहर जल के नियंत्रित करना, परंतु नहरों पर स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, नहर हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर जिसे कहते हैं। यह रेगुलेटर नहर के शीर्ष पर जहाँ यह नदी से निकाली जाती है बनाया जाता है। यह नहर हेड रेगुलेटर के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, यह नदी से नहर में आने वाली पानी पर नियंत्रण करता है। दूसरा है नहर खंड में सिल्ट के आने पर नियंत्रण। दूसरा है क्रॉस रेगुलेटर, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर। यह पोषक नहर में जहाँ इससे कोई शाखा निकलती है बनाया जाता है। यह रेगुलेटर शाखा के रेगुलेटरों के पार्श्व में निर्माण किया जाता है। जहाँ पर अतिवाही बनाया जाता है वहाँ भी रेगुलेटर बनाना आवश्यक होता है। क्रॉस रेगुलेटर के उद्देश्य निम्न हैं। पहला, यह पोषक नहर का पानी शाखा नहर के हेड की तरफ मोड़ता है। दूसरा, जब नहर में पानी कम हो अथवा और शाखा नहर को पूरी सप्लाई देनी आवश्यक हो तो क्रॉस रेगुलेटर के गेटों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बंद करके पानी को शाखा नहर की तरफ मोड़ा जाता है। जब क्रॉस रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में नहर की मरम्मत करनी हो तो इसे बंद करके पानी के डाउन स्ट्रीम में जाने से रोका जाता है। इसके बाद तीसरा है आपका वितरिका या रजवाहा हेड रेगुलेटर। यह रेगुलेटर रजवाहे के उद्गम बिंदु पर बनाया जाता है और कार्य की दृष्टि से नहर रेगुलेटर के समान होता है। अंतर यह है कि इसकी संरचना छोटी होती है। रजवाहा हेड रेगुलेटर पोषक नहर पर बने क्रॉस रेगुलेटर से थोड़ा ऊपर तरफ बनाया जाता है। पानी के प्रवेश को नियंत्रण में रखने के लिए इस पर फाटक लगाए जाते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का चित्र दिया गया है। इसके बाद है आपका नहर अतिवाही, कैनाल। इसके पहला पॉइंट है परिचय तथा प्रकार। नहर प्रणाली में अतिवाही एक ऐसी अतिरिक्त परंतु अनिवार्य संरचना है जो नहर के पानी को आवश्यकता न रहने पर अथवा आपात स्थिति उत्पन्न होने पर नहर खंड से बाहर निकालने का कार्य करती है। अतिवाही के शीर्ष पर फाटक लगाए जाते हैं और इससे आगे एक चैनल बनाई जाती है। फाटक को उठाकर नहर का पानी बाहर निकाला दिया जाता है जो अतिवाही चैनल पर जा पड़ता है। अतिवाही चैनल से सिंचाई नहीं होती। अतिवाही चैनल से बहता पानी किसी नदी नाले में जा पड़ता है। इसे नहर पलायन भी कहते हैं। अतिवाही नहर प्रणाली का सुरक्षा वाल्व कहलाता है। नहर अतिवाही चित्र में दिखाया गया है। फिगर आप देख सकते हैं। अब इसके प्रकार होंगे। पहला है निघर्षण अतिवाही या स्कोरिंग स्किप। यह मुख्य नहर की हेड लंबाई में नहर की तली पर जमी सिल्ट को नहर से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। यह अतिवाही सिल्ट निष्कासक की भांति कार्य करती है। अतिवाही के रेगुलेटर की सिल्ट नहर की तली से लगभग 30 मीटर नीचे रखी जाती है। अतिवाही चैनल की क्षमता नहर के पूर्ण सप्लाई का 1/3 से
1/2 से 1/3 रखी जाती है। निगर्षण अतिवाही स्थल पर नहर खंड की अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम में कुछ दूरी तक पिचिंग कर दी जाती है ताकि नहर खंड सुरक्षित रहे। अतिरिक्त जल अतिवाही, यह नहर खंड की लंबाई में कहीं भी बनाई जा सकती है, परंतु इसके लिए उपयुक्त स्थान वह है जहाँ नहर किसी नदी नाले के आसपास से गुजरती है अथवा इसे पार करती है। इससे कम लंबाई के अतिवाही चैनल बनानी पड़ती है। अतिवाही के संचालन के लिए इसके शीर्ष पर रेगुलेटर तथा नहर के ऊपर क्रॉस रेगुलेटर लगाया जाता है। अतिवाही चैनल नहर के पानी को निकट में स्थित किसी नाले में ले जाया जाता है। इसकी तली को अधिक ढाल दी जाती है अथवा इसके मार्ग पर प्रपात बनाए जाते हैं। सूचना मिलने पर नहर के ऊपरी भाग में स्थित रेगुलेटर का संचालन करके नहर में पानी का और प्रवेश रोक दिया जाता है।
अतिरिक्त जल अतिवाही। यह नहर की लंबाई में कहीं भी बनाई जा सकती है, परंतु इसके लिए उपयुक्त स्थान वह है जहाँ पर नहर किसी नदी नाले के पास से गुजरती है अथवा इसे पार करती है। इससे कम लंबाई की अतिवाही चैनल बनानी पड़ती है। अतिवाही के संचालन के लिए इसके शीर्ष पर रेगुलेटर तथा नहर के लिए ऊपर क्रॉस रेगुलेटर बनाया जाता है। अतिवाही चैनल नहर के पानी को निकट में स्थित किसी नदी नाले में ले जाए, इसकी तली को अधिक ढाल दी जाती है अथवा इसके मार्ग पर प्रपात बनाए जाते हैं। सूचना मिलने पर नहर के ऊपरी भाग में स्थित रेगुलेटर का संचालन करके नहर में पानी का और प्रवेश रोक दिया जाता है। पुच्छ अतिवाही, टेल स्केप कहते हैं इसको। यह अतिवाही शाखा नहर व रजवाहों के अंतिम छोर पर बनाई जाती है। जब ऊपरी क्षेत्र में वर्षा होने पर अथवा पानी की आवश्यकता न हो तब किसान लोग अपने मोगे बंद कर देते हैं, तो इन मोगों का अतिरिक्त पानी बहता हुआ नदी के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। अतः इस पानी को नहर से बाहर करने के लिए पुच्छ अतिवाही बनाई जाती है। पुच्छ अतिवाही सामान्यतः फाटक रहित विगर होती है। फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर अंतिम छोर पर बनाई गई है। यहाँ पे एक रोक दीवार, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। सिंचाई मोगे तथा गुल, आउटलेट एंड वाटर कोर्स। नहर मोगे, जल निकास छिद्र, वितरिका या रजवाहे से सिंचाई हेतु पानी लेने के लिए इसके बैंक में जो आर पार छिद्र बनाए जाते हैं उसे मोगा या निर्गम कहते हैं। मोगे के आगे कच्ची अथवा चिनाई की खुली नाली का निर्माण करके पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस नाली को गुल या खाला कहते हैं। अतः मोगे को गुल का हेड रेगुलेटर भी कहते हैं। मोगे को कुलावा भी कहा जाता है। हेडिंग है सिंचाई व्यवस्था। नहरें तथा रजवाहे सरकारी संपत्ति होते हैं और गुल जमींदारों द्वारा अपने व्यय पर खोदे जाते हैं। इस प्रकार मोगा सरकार तथा किसानों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। मोगे के निर्माण, अनुरक्षण तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होती है। सिंचाई विभाग की यह भी ड्यूटी है कि कृषकों को सिंचाई के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार तथा समयानुसार नहर पानी के उपलब्ध कराए। एक मोगे का अधिकतम निःसरण 0.084 क्यूमेक और न्यूनतम निःसरण 0.028 क्यूमेक रखा जाता है। एक पुल की लंबाई 1 से 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गुल की ढाल क्षेत्र की ढाल के अनुसार रखी जाती है। सामान्यतः यह ढाल 1/500 से 1/3000 ली जाती है। सिंचाई पानी का वितरण तथा बाराबंदी। नहर से खेतों को पानी देने के लिए बाराबंदी प्रणाली अपनाई जाती है। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के अनुसार अनुपात में गुल से पानी दिया जाता है। पूरे गांव की ज़मीन को 7 दिन में पानी देने की व्यवस्था की जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को उसकी ज़मीन के क्षेत्रफल के अनुरूप पानी देने का समय, सप्लाई घंटे निर्धारित कर दिए जाते हैं। अच्छे मोगे की विशेषता। एक अच्छे मोगे की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। मोगा अपना निर्धारित निःसरण देने के लिए सक्षम होना चाहिए। यह नहर में पानी के ऊपर उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। मोगे की प्रारंभिक लागत कम, क्योंकि नहर प्रणाली में इसकी बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, नहर निर्माण व अनुरक्षण सरल हो। इससे ऐसा कोई चल भाग न हो इसका बार बार सामंजस्य करना पड़े। इसकी आयु अधिक हो। नंबर 5, मोगा अपने निःसरण के अनुपात में नहर से सिल्ट लेने में सक्षम।
नंबर 6, मोगे से सिल्ट निकालने पर पानी की शीर्ष हानि न्यूनतम। देखते हैं मोगे का वर्गीकरण। पहला है निश्चायिक मोगा। इस प्रकार के मोगे में निःसरण रजवाहे तथा गुल के जलांतर पर निर्भर करता है। रजवाहे तथा गुल दोनों में से किसी एक के जल तल में परिवर्तन होने पर मोगे के निःसरण में भी परिवर्तन होता है। निश्चायिक मोगे से पानी का समान वितरण नहीं हो पाता। निमज्जित मोगा। इस प्रकार के मोगे के लिए रजवाहे के बैंक के आर पार एक साधारण पाइप दबा दिया जाता है अथवा चिनाई की एक बैरल बना दी जाती है। पाइप का एक सिरा रजवाहे तथा दूसरा सिरा गुल में रखा जाता है। पाइपों के सिरों पर चिनाई करके इनको स्थिर कर दिया जाता है। पाइप को बंद करने के लिए इसके नहर वाले सिरे पर प्लेट तथा या शटर लगाया जाता है। पाइप सामान्यतः क्षैतिज बिछाया जाता है। यह पूर्ण जल तल से कुछ नीचे लगभग 20 सेंटीमीटर स्थापित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इन मोगों का प्रचलन अधिक है। दूसरा है उपनिश्चायिक मोगा। इस प्रकार के मोगे में निःसरण रजवाहे के जल तल पर निर्भर करता है। गुल में जल तल का निःसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है खुला पाइप या उपनिश्चायिक मोगा। इस प्रकार के मोगे का बाहरी सिरा गुल के पानी में डूबा रहता है, न होकर स्वतंत्र तल से पानी छोड़ता है। मोगे से निःसरण रजवाहे के पानी के शीर्ष पर निर्भर करता है। जब तक पाइप का बाहरी सिरा गुल के जल तल से ऊपर रहता है, मोगे के निःसरण में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा है कैनेडी का गेज मोगा। यह मोगा श्री कैनेडी ने, जो पंजाब सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता थे, 1906 में बनाया था। इस मोगे के अग्रभाग पर ढलवा लोहे की घंटानुमा ऑरफिस लगी होती है। इसके आगे एक कक्ष होता है। कक्ष के आगे ढलवा लोहे का 1.8 मीटर लंबा प्रसारी पाइप लगाया जाता है। कैनेडी मोगे का अधिक प्रचलन नहीं हो सका क्योंकि किसान लोग वायु पाइप के छिद्रों को बंद करके मोगे का निःसरण बढ़ा लेते हैं। अगला पॉइंट है खुला फ्यूम मोगा। यह मोगा खुले बियर के प्रकार का होता है। इसका कंठ संकुचित व लंबा होता है, जो आगे चलकर चौड़ा होता हुआ गुल की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इस प्रकार फ्लूमिंग करने से मोगा के डाउन स्ट्रीम की ओर उच्च क्रांतिक वेग उत्पन्न होने के कारण जलोच्छाल बनता है। ऑरफिस या उपनिश्चायिक मोगा। इस मोगे के अग्रभाग में एक ऑरफिस बनाया जाता है, जिसके आगे प्रसारी फ्लूमिंग की जाती है। इस मोगे का निःसरण गुल के जल तल से प्रभावित नहीं होता। पंजाब की नहरों पर मुख्यतः इसी प्रकार के मोगे स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यह मोगा सबसे अच्छा माना जाता है। इसके समायोज्य ऑरफिस उपनिश्चायिक मोगा भी कहते हैं। अंतिम पॉइंट है इसमें निश्चायिक मोगा। इन मोगों से निःसरण एक निश्चित कार्यकारी शीर्ष पर स्थिर रहता है। रजवाहे अथवा गुल के जल तलों में परिवर्तन होने पर इसके निःसरण पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये मोगे घटकों तथा कार्यप्रणाली के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। पहला है गिब का निश्चायिक मोगा। यह मोगा पंजाब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता A.S. गिब ने बनाया था। इस मोगे के प्रवेश पर घंटानुमा पाइप लगाया जाता है। यह पाइप आगे चलकर ऊपर की तरफ उड़ता हुआ सर्पिल शक्ल में 180 डिग्री पर घूम जाता है। गिब के मोगे की लागत अधिक होती है। इसमें सिल्टिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खन्ना का मोगा। इस मोगे के अग्रभाग में विभिन्न तलों पर 3 उदग्र प्रवेश छिद्र लगे होते हैं, जो एक विभेदी चैम्बर से संबद्ध होते हैं। चैम्बर के अंदर 3 ढालू सूट लगे होते हैं तथा इस पर छत लगी होती है।
जब रजवाहे में पानी का तल सामान्य होता है तब यह मोगा उपनिश्चायी की भांति कार्य करता है। इस प्रकार मोगे का निःसरण रजवाहे में पानी के तल बढ़ने पर प्रभावित नहीं होता है। उपयुक्त मोगे का चुनाव। कृषक लोग फसलों की आवश्यकता अनुसार मोगे से एक निश्चित निःसरण की मांग रखते हैं। उन्हें रजवाहे तथा नहर में पानी कम या अधिक होने से कोई मतलब नहीं होता। ऐसी स्थिति में निश्चायिक मोगे उपयुक्त होते हैं, परंतु नहर में पानी का तल घटता बढ़ता रहता है। हेड से पास वाले मोगे तो अपनी पूरी सप्लाई ले लेते हैं। अनिश्चायिक मोगे के लिए पाइप तथा उपनिश्चायिक मोगे के लिए मोगे के रूप में समायोज्य और फिर उपनिश्चायिक मोगा अधिक प्रयोग किया जाता है। पंजाब, जो नहरी सिंचाई में विश्व का मार्गदर्शन करता है, में यह मोगा सबसे अधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार से हम मोगे जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, पीछे मोगे का चयन करते हैं।